हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लेक्चर सिक्वेंटली प्रॉपर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल और ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। स्पेशलिटी ये है कि इस अपने चैनल में पूरे साल आपको हर एक चैप्टर के जो लेक्चर हैं एकदम सीक्वेंस में मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपको कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा रीड करने की, स्टडी करने की कोई नीड नहीं पड़े। और उसके साथ साथ एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ के जो लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर, कई सारे क्वेश्चंस, पैटर्न, टॉपिक कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जरूर हुआ है। ठीक, और हम लोग आपको बता चैप्टर था हमारा, वो चल रहा था लास्ट टॉपिक पे, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे हम लोग बात कर रहे थे। तो डी ब्लॉक पूरा फिनिश हो चुका था, इक्वेशंस को बैलेंस करने के मेथड्स भी मैंने बता दिए थे, और एफ ब्लॉक के भी कुछ टॉपिक का डिस्कशन हो चुका था, लेंथेनॉइड्स के। और आज लेंथेनॉइड्स के जो बचे हुए टॉपिक और साथ ही साथ एक्टिनॉइड्स के कुछ टॉपिक्स पे बात होगी, फिर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बात होगी, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा और जो ये जो फर्स्ट पार्ट का आपका जो 4th नंबर चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, फर्स्ट है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, वो इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं अपने लेंथेनॉइड के बचे हुए टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे, ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी और कलर्स पे बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अराउंड 600 किलोजूल मोल इनवर्स, द सेकंड अबाउट 1200 किलोजूल मोल इनवर्स कंपैरेबल विद दोज ऑफ द कैल्शियम। कहने का मतलब ये है कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, क्योंकि मेटल है और मेटल की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की नीड होती है वो एनर्जी बहुत कम होती है मेटल्स की, क्योंकि ये तो इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई खास अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड नहीं होती। वही उसने कहा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अराउंड 600 किलोजूल मोल इनवर्स है एंड सेकंड जो है वो 1200 किलोजूल मोल इनवर्स, और इसी तरह से थर्ड में और ज्यादा होगी। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात थी। अगला है कलर। देखिए कलर की अगर हम लोग बात करें, कलर का तो एक जेन्युइन रीजन है। देखिए उसके हमने आपको डी ब्लॉक में ही 2 से 3 रीजन बताए थे। किसी भी आयन का कलर होने का सबसे बड़ा रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर्ड आयंस होते हैं, और जिसके पास ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरलेस आयंस होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कलरलेस होते हैं, बहुत सारे कलरफुल आयन होते हैं, लेकिन कुछ कलरलेस भी हो सकते हैं। तो कलर्स ऑफ दीज आयंस मे बी attributed to the presence of f electrons। f इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साथ ही साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो कलर शो करेंगे। नीदर La++ नॉर Lu++, यानी ये दोनों La++ और Lu++, ये तो प्योर f ब्लॉक का एलिमेंट है। ये दोनों आयन किसी भी टाइप का कोई कलर शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है, इसी वजह से ये कोई भी कलर शो नहीं करते। एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन विदिन एक्साइटेशन विदिन एफ लेवल। आपको एक बात और मैंने बताई थी कि जब एक्साइटेशन लेवल आता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिटल पे पहुंच जाता है, दूसरे सबसेल में पहुंच जाता है हायर एनर्जी वाले में, तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ भी यही होता है, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन था, तो एफ ब्लॉक में एफ ट्रांजिशन होगा। तो कलर का एक और रीजन होता है एफ ट्रांजिशन। ठीक, नेक्स्ट है, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसमें डी ब्लॉक में बताई थी। अब आती है बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मेरे बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी आपको वही एक रीजन है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास भी, जिस आयन के पास, जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम या आयन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। और पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि वो, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। और जिसके पास सिर्फ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक नेचर होता है, क्योंकि वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए ये कहना चाहता है कि लेंथेनॉइड आयंस अदर देन द F0 टाइप La++, Ce++, ये दोनों एंड F14 टाइप Yb++, Lu++, आर ऑल पैरामैग्नेटिक। इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इन चार आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे? डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायामैग्नेटिक होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किसी भी तरह से कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाते। लेंथेनॉइड्स हैव वेरी हाई magnetic susceptibilities due to their large number of unpaired f electrons। तो लेंथेनाइड बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन एमआरआई, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, GD3, DTPA डबल आयन। तो ये एमआरआई में भी यूज किए जाते हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एमआरआई में यूज करते हैं। लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ भी सकते हैं कि लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स का यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा आप एमआरआई में इसका यूज करते हैं। ठीक, और ये कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कंटेन लेंथेनॉइड्स हैं। ठीक, ये जैसे आयरन और बोरॉन के साथ Nd है, Fe और नाइट्रोजन के साथ ये आपका Sm है, एंड SmCO के साथ भी है। तो इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइप की हैं कि सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होती है, टर्निश इन एयर रैपिडली। ये व्हाइट मेटल्स टाइप की होती है, मतलब इनका कोई इतना कलर नहीं होता, सिल्वरी होती है एक तरह से। और टर्निश मतलब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है, टर्निश जो है टर्निशनेस चली जाती है। आगे कह रहा हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कह रहा इनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। सेमेनियम बीइंग स्टील हार्ड, जो सेमेनियम होता है वो स्टील की तरह हार्ड होता है। आगे कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर भी होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स चूंकि अनपेयर्ड है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पे आ गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आई तो भैया रिएक्शन तो होगी ही होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही है रिएक्शन। तो क्या आप सोच रहे हैं क्या लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड रिएक्टिविटी भी शो करते हैं? तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, रिएक्टिविटी भी शो करते हैं, ये लोग रिएक्शन भी दिखाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सभी है, वैसे ये भी रिएक्शन दिखाते हैं। ऑक्सीजन से मिलेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर में मिलेंगे तो सल्फाइड बनाएंगे, वाटर से मिलेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन से मिलेंगे तो नाइट्राइट बनाएंगे, हैलोजन से मिलेंगे तो हैलाइड बनाएंगे। तो ये वैसी ही रिएक्शन करते हैं जैसे कि आपके एल्यूमिनियम हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वैसे ही रिएक्शन करते हैं। जैसे देखो, मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। ठीक, मेटल हाइड्रोजन से भी कंबाइन होते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बाइड कहता है अगर कार्बन से कंबाइन होंगे तो लेंथेनम कार्बाइड बनाएंगे। ठीक, जब ये कार्बन के साथ हीट किए जाते हैं। कहता दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड व्हेन बर्न्स इन हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड। ठीक, ये हाइड्रोजन भी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से एक तरह से हाइड्रोजन भी निकालते हैं जब इनको हैलोजन के साथ और मिल करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे सपोज करिए इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर जनरल बताई थी हमने आपको Ln++, तो अगर ये Ln++ के साथ मिलेंगे, Ln++ के साथ मिलेंगे तो ये
X2 ये LnX3 बनाते हैं। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेंथेनम हैलाइड बनाते हैं। ठीक, कह रहा दे फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक, दे फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लाइक M2O3 एंड MOH का होता है लाइक बेसिक एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि अगर लेंथेनम ये आपका H2O से मिलेगा, जैसे ही इस पे वाटर मिलाया जाएगा तो भी कह रहा है कि ये LnOH का होल थ्राइस प्लस H2 बनाया जाएगा। ठीक, बैलेंस आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस टाइप से ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। इनको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आप समझिए। जैसे ये लेंथेनम, ये आपका बीच में लेंथेनम है। अगर एसिड मिलाओगे, एसिड इन द सेंस कि जैसे इस पे आप HCl है, H2SO4 है, कोई भी ऐसा मिलाओगे तो ये तुरंत अपना हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। O2 मिलाएंगे तो O2 की चूंकि वैलेंसी 2 होती है, Ln की 3 होती है, तो Ln2O3 बनाएंगे। सल्फर मिलाते हैं तो सल्फाइड बनाते हैं, लेंथेनम सल्फाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन मिलाओगे तो Ln बनाएगा क्योंकि Ln पे +3 होता है और नाइट्रोजन पे -3 होता है। ठीक, तो Ln बनाता है। इसी तरह से कार्बन से रिएक्शन करोगे तो लेंथेनम कार्बाइड बनाएगा, वाटर से रिएक्शन करोगे तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन से LnX3। तो ये भी एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताया गया कि ये भी ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं जैसे एल्कलाइन मेटल्स हो या फिर एल्यूमिनियम हो। इनकी बेसिसिटी के बारे में तो मैंने बात लास्ट टर्म पे कर ली थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इनकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात हमने कर ली थी। आगे यूजेस क्या है इसके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसका यूज अक्सर पूछा जाता है, तो इसके यूज के बारे में मैं आपको बहुत जरूरी समझता हूँ बताना। बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लेंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर द प्लेट्स एंड पाइप्स। प्लेट्स और पाइप्स बनाने के पर्पज से इसका यूज करते हैं। अ वेल नोन एलॉय इज मिक्स्ड मेटल। एक बहुत अच्छा जो जानने वाला एलॉय है वो कौन है, मिक्स्ड मेटल है, which consist of lanthanide, जिसमें 95% lanthanide होता है, approximate 5% iron and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. A good deal of mixed metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint. देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो मिक्स्ड मेटल है ये 95% इसमें लेंथेनॉइड मेटल होगी, 5% आयरन होगा और बाकी कैल्शियम से उसको ट्रेस किया जाएगा, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम से ट्रेस कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसकी यूज है, इसका यूज बुलेट बनाने में किया जाता है, लाइटर फ्लिंट्स बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, आगे कह रहा मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर employed as catalyst in petroleum cracking। पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। लेंथेनॉइड के मिक्स्ड ऑक्साइड का यूज हम लोग एज ए कैटलिस्ट पेट्रोलियम की क्रैकिंग में करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे पास लेंथेनॉइड और उसके यूजेस थे। अभी और भी कुछ एक आध दो यूजेस हैं इसके, उन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेंथेनॉइड डू नॉट फाइंड एनी यूज इन द प्योर स्टेट, मतलब लेंथेनाइड का जो यूज है वो प्योर स्टेट में एक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्योर स्टेट में आप इसके कंपाउंड को बना नहीं सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लेंथेनॉइड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स। एलॉय स्टील्स बनाने में इसका यूज करते हैं टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ स्टील। यानी स्टील में अगर आप इनको मिला देंगे तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था कि उसमें मिक्स्ड मेटल में आयरन भी मिक्स कर दिया गया। ठीक, तो उसका लाइटर फ्लिंट बनाने में उसका यूज किया, बुलेट्स बनाने में उसका यूज किया। ठीक, नेक्स्ट है कह रहा देयर ऑक्साइड्स, जो इसका ऑक्साइड है लेंथेनम का, आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर पॉलिशिंग ग्लास एंड फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लास फॉर गॉगल्स, as they give protection against UV light and as
phosphor for television screens and similar fluorescing surfaces. Mixed oxide of lanthanide are used as a catalyst in petroleum cracking. अभी जस्ट आपको ये चीजें मैं बता ही रहा था कि जो इसके भी ऑक्साइड्स का मिक्सचर है वो ग्लास बनाने में, कलर्ड ग्लास के फॉर्मेशन में, जो चश्मे के लिए, गॉगल्स के लिए बनाए जाते हैं, और यूवी लाइट का जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इसके ग्लास का यूज करते हैं, ठीक। और इसके मिक्स्ड ऑक्साइड का यूज पेट्रोलियम के क्रैकिंग में, यानी पेट्रोलियम जो होता है उसको प्योरीफाई करने में भी इसके ऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं। Because of their paramagnetic and ferromagnetic properties, their compound are used in making magnetic and electrical devices. चूंकि इनके कंपाउंड में, इनके एलिमेंट्स में, आयंस में ये सारी प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसके जो मतलब कंपाउंड है इनका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैग्नेटिक डिवाइस को बनाने में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सीरियम सल्फेट इज अ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो सीरियम का सल्फेट है, सीरियम का सल्फेट एक वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये हमारे जो यूज थे वो किसके थे? लेंथेनॉइड के इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो आपने अभी तक का पढ़ा। और इतना कुछ है क्या कि अब यहाँ के बाद हमारा चालू होगा एक्टिनॉइड। ये तो मैटर यहाँ पे लेंथेनॉइड तक का था। अभी तक के सफर में, लेंथेनॉइड के सफर में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है वो मैं 2 बार में जल्दी से रिपीट करके बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा कि आपको याद रखना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। दूसरा, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है। और तीसरा, इसका यूजेस और एलॉयज जो कि मिक्स्ड मेटल आपने पढ़ी वो भी आपको याद रखना है। इतना आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कंफर्म याद रखना है क्योंकि इस टॉपिक से यही क्वेश्चंस हैं जो मेन बनते हैं। तो ये हमारे लेंथेनॉइड्स की बात थी। अब हम लोग चलने वाले हैं एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? 14 elements of 5f orbitals, 14 elements of 5f orbitals are called actinoids। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये f ऑर्बिटल है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, जबकि जो आपका लेंथेनॉइड है उसमें प्रोमीथियम को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं था, सिर्फ एक एलिमेंट उसमें प्रोमीथियम ही था रेडियो एक्टिव। बाकी इसमें अगर बात करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हैं? एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव हैं, ठीक। और दूसरी बात बता दें, एक्टिनियम के बाद मिलते हैं इसलिए इनको हम लोग एक्टिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड्स में कौन कौन आते हैं? तो ये कह रहा है, देखो, इन लेंथेनॉइड, इन एक्टिनॉइड्स द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters 5f orbital, these are thorium to lawrencium, these elements come immediately after actinium, so they are called actinoids। इनको actinoids इसीलिए बोलते हैं क्योंकि actinium के जस्ट बाद आते हैं, ठीक। एक्टिनियम के जस्ट बाद आते हैं इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास है सबसे पहले एक्टिनियम से तो इसकी स्टार्टिंग ही होती है, उसके बाद थोरियम, प्रोटोएक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम
कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाइए, कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नोट लाइए। कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नोट लाइए। ठीक, थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नए नोट लाइए। तो मोदी जी से आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से एक बार नए नोट ले आए। 92 यूरेनियम, 91, 90 और 89। यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसीलिए इसको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, ठीक, 103। तो लॉरेंशियम का 103 था। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्टिनियम है। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नोट लाइए। ठीक, अब ज्यादा डिमांड मत करिएगा नोट की, नहीं दिक्कत हो जाएगी। 2000 का बंद हो गया, 1000 का बंद, तो ऐसा नहीं, अब 2000 का बंद हो गया, अब नहीं है। तो ये इस तरह से आपके पास याद करने की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमने बताई आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप पढ़ने से प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेरिएशन पे वेरिएशन है। अगर आप पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम में आएंगे और नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में इतने वेरिएशन है और ना ही एग्जाम से मैटर इसका रिलेटेड है, ना ही किसी टॉपिक से मैटर रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन इतना है भाई। वैसे तो केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सेप्शन है कि आप कॉन्फ़िगरेशन से आपको नफरत हो जाएगी कि मैं कहीं भी पढ़ रहा हूँ भैया, इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को कोई पढ़ने की नहीं। बट लेकिन जनरली अगर मैंने आपको बताया तो इसके आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रेडॉन, चूंकि लास्ट गैस है इसलिए आर्यन, चूंकि आर्यन जो होती है वो 86 है, 86 आपकी आर्यन गैस है रेडॉन। और 5F के पहले तो हम कह देंगे यहाँ पे आप 6S2 को ले आइए। ठीक, फिर 5F 1 to 14 और देन 6D 0 to 1। ये इसका आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, इसने तो सॉरी यहाँ पे आपका 6S2 नहीं है, यहाँ पे आपका 7S2 है। ठीक, तो 7S2 तक पे इतना तो सब में कंफर्म है। ये किसी किसी में 0 और 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको उसमें भी जो है ब्लॉक का था लेंथेनॉइड, उसका सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको करके दिखाया था उस पे। तो उसमें यहाँ पे 3 जगह पे D बनाया था, बाकी सारी जगहों पे D पे 0 थी। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने का इतना कोई आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आगे के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे बच्चों आपने क्या देखा था कि जो लेंथेनॉइड था उसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ करती थी। तो इसकी भी कोई खास चेंज नहीं है, इसकी भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। बट इसमें एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि यहाँ पे 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट गई है, उसमें आपका +3 बाई चांस किस एक दो का +2 था और एक का ही +4 था, इससे ऊपर नहीं गई थी, लेकिन इसमें +7 तक चली गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 तक जाती है। आप देख भी रहे हो
कि एक्टिनियम जो वो तो डी ब्लॉक में है लेकिन उसकी +3 है, थोरियम +4 आ गई, प्रोटोएक्टिनियम +3 4 5, यूरेनियम 3 4 5 6, नेपच्यूनियम 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये आप देख क्या रहे हो कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई अपना एक क्राइटेरिया नहीं है, चेंज होती जा रही है, और यही इसका ड्रॉबैक बनेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो थोरियम और यूरेनियम है ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जितने भी मैंने बताए आपको इस सीरीज में। इस पूरी सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं, और ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल जो है ऑल आर रेडियो, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनमें से थोरियम एंड यूरेनियम ये दोनों नेचुरल रेडियो एक्टिव, नेचुरल, ये दोनों जो हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव। ठीक, तो नेचुरल रेडियो एक्टिव का मतलब है जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस रिलीज करे, ये कैसी हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव। समझ गए? तो ये रेडियो एक्टिविटी की बात थी, लेकिन बाकी हैं सारी ही ये नेचुरल रेडियो एक्टिव। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई। आगे आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं 2 मिनट। Like lanthanide, the most common oxidation state of actinide is +3. लैंथेनॉइड की तरह इनकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? +3 है। In addition of that, actinide shows variable oxidation states such as +2, +3 and +4, +5, +6, +7। लेकिन ये एडिशन में इतनी और रिप्रेजेंट करते हैं, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये और भी शो करते हैं, इतनी ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। The element americium and thorium show +2 oxidation state in some compounds, for example thorium iodide। कह रहा है कुछ जगह पे ये थोरियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कौन? थोरियम और अमेरिकम, तो ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। The elements thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium and americium show +5 oxidation state, +5 oxidation state भी शो करते हैं ये लोग। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, वो +5 भी है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, तो आपको ये चीज देखनी है +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बात किस पे हो रही थी? ऑक्सीडेशन पे। इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके डिफरेंस में ये काम आएगा। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंस में ये पॉइंट काम आएगा। डिफरेंस के लिए हम पहले से ही आपको बता देते हैं कि 2 पॉइंट आपको बहुत काम आने वाले हैं। पहला पॉइंट कि जो आपके लैंथेनॉइड है उनका इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है और इसका 5f ऑर्बिटल। दूसरा, लैंथेनॉइड में सिर्फ प्रोमीथियम को छोड़ के कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं। अगला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे था कि लैंथेनॉइड तो जनरली +3 ही शो करते थे, उनकी कॉमन ही 3, लेकिन ये 3 के साथ साथ 4, 5, 6, 7 और 2 भी शो करते हैं। ठीक, ये इनके डिफरेंस की बात थी। 3 डिफरेंस आपको हम बताते चल रहे हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा some characteristic properties of actinoids। The dominant oxidation state of actinoid is +3। Actinoid also exhibit +4 oxidation state और कुछ तो +6, +7 तक भी शो करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्शन, रेडियाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी रेडियाई क्या है। ठीक, तो जैसे आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते थे कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती थी, लेफ्ट टू राइट सीरीज में जब मूव करते थे एटॉमिक नंबर बढ़ता था तो रेडियाई घटती चली जाती थी, और उस फेनोमेनन को आपने क्या बोला था? उस फेनोमेनन को आपने बोला था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि एक्टिनॉइड भी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट
ये क्या करेंगे, रेडियाई घटेगी, तो उसको कहा जाएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो एक्टिनॉइड है वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह। और ये किसके लिए होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय 5f इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी वजह से है, ये होगा आपके 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो किसकी वजह से था, वो था 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से था। ठीक, आगे कह रहा है ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। ये बात तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको भी समझने की जरूरत है कि सारे के सारे एक्टिनॉइड्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। Actinoids are radioactive in the nature, so the study of their chemistry is difficult in the laboratory। मेरे बच्चों, इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव इन नेचर होते हैं। और इसका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि व्हाई द स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड्स इज डिफिकल्ट, क्यों एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी है वो डिफिकल्ट है, तो ड्यू टू देयर रेडियोएक्टिव नेचर। तो रेडियोएक्टिव नेचर के कारण इनकी जो स्टडी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड यूजिंग ट्रेसर टेक्निक्स। तो इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई वाली बात पे आप लोगों ने देख लिया कि क्या मैटर चल रहा था। एटॉमिक रेडियाई वाली बात आप भूलिएगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर यही था, एटॉमिक रेडियाई, इस पॉइंट से था ये, एटॉमिक रेडियाई। ठीक, तो ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और ये भी क्वेश्चन एक बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इनकी स्टडी कठिन क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है। फिजिकल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अब आपको रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर कंपेयर करें तो जो ये लोग होते हैं ये उनसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियाई व्हिच आर फार ग्रेटर देन आर फाउंड इन लिंथेनॉइड्स। ठीक, इनकी रेडियाई में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होता है, इसीलिए इनकी सिल्वरी अपीयरेंस में तो ये भी होती है उनकी तरह, लेकिन इनको ज़्यादा प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते। हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कौन सी स्टेट में, जब ये फाइनली डिवाइडेड होती है, मतलब डस्ट फॉर्म में होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। ये तो सभी को पता है कि अगर इसमें पानी डालोगे आप ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। Combination with most non-metals take place at moderate temperature। और ये बहुत सारे नॉन मेटल के साथ भी मिल सकते हैं। ठीक, एल्कालीज हैव नो इफेक्ट। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा आयोनिक साइज। तो आयोनिक साइज के बारे में तो अभी भी आपको हमने बता ही दिया कि ये लोग भी लेंथेनॉइड्स की तरह ये अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। Actinide contraction of trivalent ions is similar to that lanthanoids and is caused again by the increasing nuclear charge। तो इस आयनिक साइज भी डिक्रीज करता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, जो साइज है रेडियाई है वो डिक्रीज करेगा, इस फिनोमेनन को बोलेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो लेंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे तो आपने बात कर ली थी, लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत कठिन है। और क्यों कठिन है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर में होते हैं और रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड की कंपैरिजन में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करना मुश्किल है। सस्पेक्टिबिलिटी इज रफली पैरेलल टू द लेंथेनॉइड, लेकिन इनकी जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो रफली है उनके पैरेलल लेंथेनॉइड्स की तरीके, लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल पे पाई जाती हैं एक्टिनॉइड्स। कुछ और प्रॉपर्टी यूजेस क्या हैं इनके, लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में इनके जो यूजेस हैं, द एक्टिनॉइड्स आर वैल्यूएबल प्राइमरीली बिकॉज दे आर रेडियोएक्टिव। भैया रेडियो एक्टिविटी की कहानी ही कुछ और होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं
उनके हर जगह यूजेस होते हैं, तो न्यूक्लियर बम बनाने में, एटम बम बनाने में, एनर्जी को क्रिएट करने में, तो बहुत जगह यूज होते हैं। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया से डील फाइनल की थी, वहां से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाया गया है, कोई बताएगा? कमेंट में आंसर लिख के जरूर बताइएगा, कौन सा एलिमेंट्स अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डील फाइनल की है ऑस्ट्रेलिया से, उस एलिमेंट का नाम कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक, तो these elements can be used as energy source for applications as varied as cardiac pacemakers and generation of electrical energy for instrument on the moon। अभी रिसेंटली आपने देखा ही है कि जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इसके जो है मेटल का यूज करते हैं। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम have been employed in the nuclear weapons and nuclear power plants। यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज भी किया जाता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। मैं आपको बता दूं, इन्हीं दोनों में वो एलिमेंट है जो फाइनल किया गया है अपने प्राइम मिनिस्टर ने, वहां से जो डील फाइनल की, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, अब आता है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, कि डिससिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज क्या है। तो इतनी सारी सिमिलरिटीज और इतनी सारी डिससिमिलरिटीज आपको नहीं, आपको 2 से 3 याद रखनी है, क्योंकि 2 लिखने को आती है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो कम से कम 2 से 3 आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन 4f ऑर्बिटल, डिससिमिलरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा? 5f में। देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 और इसकी +6 +7, ये तो आपको पहले ही बता दी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f ऑर्बिटल हायर, इसमें बाइंडिंग एनर्जी लोअर होती है। 4f इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक, इसके जो +3 आयन होते हैं इज स्मॉलर देन एनालॉग एक्टिनॉइड्स। ठीक, और ये ग्रेटर होते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन, और इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5f सबसेल्स। ठीक, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी सी सेम होती है, क्योंकि इनके जो 4f और 5f सेल्स होती हैं उनमें लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक, और इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनमें लिटिल डिफरेंस होता है 5f और 6d के बीच में। They have less tendency to form complex formation। इसमें कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसमें they have greater tendency to form complex formation, इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। आगे कह रहा है the absorption spectra are due to electronic transition between energy states within 4 electrons, इसीलिए ये लोग कलर शो करते हैं। ठीक, और इसमें भी सेम केस होता है, सिर्फ 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमेथियम। तो आपको याद करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 6th पॉइंट, 10th पॉइंट, ठीक, और 8th पॉइंट। तो इस तरह से आप इतने याद कर सकते हो। 4 पॉइंट हैं, और 4 के चारों पॉइंट अगर आप इधर से इसमें, इस पे, और 6 नंबर पे और 10 नंबर, तो इस तरह से पॉइंट आप याद कर लीजिएगा सिमिलरिटीज के। और हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज के बाद सिमिलरिटीज पे। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करते हैं? f ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, सो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बट उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +3 होती है। दोनों के दोनों सीरीज क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें दोनों पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। दूसरी बात, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेंड्स ड्यू टू FF ट्रांजिशन, मतलब कलर का मैटर जैसे DD ट्रांजिशन का होता है, इसमें FF ट्रांजिशन का दोनों में होता है। कह रहा है कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिएक्टिव भी होते हैं। कह रहा है बोथ हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सल्फेट, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स आर सॉल्युबल व्हाइल फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। आपको मात्र 3 से 4, वैसे तो 2 ही की मैं बात करूंगा, लेकिन मैक्सिमम 4 आपको याद रखनी है सिमिलरिटीज, क्योंकि 2 लिखने को आती है, 4 याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका F ब्लॉक
टॉपिक भी फिनिश होता है। अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, न्यू लेक्चर के साथ, फिर अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, क्योंकि आपको पूरे साल हमारे वीडियोस को देखना है और फॉलो करते रहिए हमारे ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज को, क्योंकि पूरे साल आपको ये लेक्चर सीरीज मिलने वाली है। और साउथ सिटी पीसीएमबी में जैसा कि आपको लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। मत भूलिए। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू।